हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिवर्स। मेरा नाम है मुकुल और मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो, कुछ बच्चे ना जब फिजिक्स में मैथ्स देखते हैं ना, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि यार मैथ्स ना पढ़ने के चक्कर में तो हमने पीसीबी ली, अब फिजिक्स में भी मैथ्स आ रही है। तो यार इस मैथ्स का पीछा तुम नहीं छुड़ा सकते। ये बेसिक मैथ्स थोड़ी बहुत तुम्हें आनी ही चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं आएगी तो तुम फिजिक्स में आगे कुछ भी ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहीं से हमें वो टूल्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम आगे फिजिक्स समझते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से तुम ये तो 3 लेक्चर जो भी होंगे बेसिक मैथमेटिक्स के उन्हें देखना। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब आराम से अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो बेसिक मैथ्स में हमें आज डिफरेंशिएशन पढ़ना है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब तुम क्लास 11th में आ गए हो, तुम्हें बेसिक इतना तो पता ही होगा कि जिन चीज़ों की वैल्यू चेंज ना करे उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज कर जाए उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। इसे तुम एग्जांपल ले सकते हो कांस्टेंट का, जैसे कि तुम्हारा प्यार किसी एक इंसान के लिए, वो चाहे तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें इग्नोर करे, किसी दूसरे के साथ घूमे, तुम्हारा प्यार उतना ही रहेगा कि नहीं यार प्यार करता हूँ मैं उससे, है ना। वो क्या है तुम्हारा प्यार किसी दूसरे इंसान के लिए? इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ऑन दी अदर हैंड तुम्हारा मूड जो है वो तो ख़राब होगा ना यार, जब वो बंदा किसी और के साथ जा रहा है तो तुम्हारा मूड तो ऑफ होगा। दैट इज़ वेरिएबल कि यार वो किसी और के साथ चले गया, घर ट्यूशन से घर, तो तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। उसने प्यार से तुम्हें कुछ बोल दिया तो मूड अच्छा हो गया, है ना। मूड क्या कर रहा है, कभी खुश, कभी बिल्कुल ही ज़्यादा नीचे, बॉटम डाउन, है ना। तो क्या हो रहा है, तुम्हारा मूड डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे, यानी कि वो क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि टाइम के साथ चेंज कर रही है ना। सो कांस्टेंट क्या होती है हमारी, वो वैल्यूज़ जो कभी चेंज नहीं करती, वैल्यूज विच नेवर चेंजेस। साथ साथ लिखते रहना है मेरे साथ, है ना। सो कांस्टेंट क्या होती है, वैल्यूज विच नेवर चेंजेस। जैसे कि क्या, जैसे कि हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3.5 हो गया, पाई हो गया, है ना। और हमारे पास कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स भी होते हैं ना फिजिक्स में, जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे कि जी। ये क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल टेशनल कांस्टेंट, है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जी, जो जी है तुम्हारा वो कभी चेंज नहीं करता, हमेशा जी की वैल्यू सेम ही रहेगी। दूसरा क्या होता है, एच, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी आपके लिए अर्थ पे तो कांस्टेंट ही रहती है, चेंज नहीं। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो वैल्यूज होती है जो चेंज कर जाती है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वैल्यूज विच चेंजेस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास तुम x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो। साइन थीटा क्या वेरिएबल है, साइन थीटा वेरिएबल है। हाँ ऑब्वियसली बात है, वेरिएबल है, अंदर एंगल होगा वो चेंज होता रहेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटीज हो गई। अब बात आती है कि हम चेंज को रिप्रेजेंट कैसे करें। देखो फिजिक्स में ना हम चेंज के बारे में ना बहुत सारी चीज़ों में स्टडी करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों में हमारा चेंज कहीं ना कहीं आता है कि कोई चीज़ कैसे चेंज करती है। जैसे एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते थे हम, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, तो वहाँ भी चेंज कहीं ना कहीं आया। तो फिजिक्स में आपको चेंज रिप्रेजेंट करना और चेंज के बारे में ना मैथ्स का जो हिसाब किताब होता है वो पता होना चाहिए, तभी आप फिजिक्स में उसे अप्लाई कर पाओगे। यहीं से हमारा बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको चेंज रिप्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए। अब इसे कैसे समझ सकते हैं हम, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि तुम्हारा 10th का रिजल्ट आया था ना, बढ़िया आया तो अच्छी बात है। किसी लोगों का एवरेज आया होगा, है ना, 10th में कितना आया होगा, 60% आया होगा। अब उस बंदे ने सोचा कि यार मैं बहुत मेहनत करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, ठीक है, और क्या करूँगा, क्लास 12th में बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा। 12th का रिजल्ट आया, बेचारे के आए 60.1, क्योंकि दिमाग तो उतना ही है बंदे में, है ना। अब यहाँ चेंज कितने का आया, चेंज आया सिर्फ 0.1% का, बहुत कम है। अब एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो। ठीक है, हाइपोथेटिकल क्या, आजकल जैसी कंडीशन है ये पॉसिबल भी है। तुम्हारे 10th में 7% आए, ठीक है, और 12th वाली एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें फिजिक्स का पेपर मिल गया, या तुम्हें सारे सब्जेक्ट के पेपर मिल गए, है ना, और तुम्हारे मार्क्स आ गए 95%। भयंकर, ऐसा हो नहीं सकता, बट तुम्हारे सपोज 95% आ गए। यहाँ चेंज कितना आया, 60 से 95, पूरे 35% का चेंज आया, है ना। अब देखो फर्स्ट केस में जब तुम अपने घर वालों को बताओगे कि पापा 10th में मेरे 60% आए थे, 12th में मैं ज़्यादा नंबर लेके आया है,
पापा पूछेंगे कितना लेके आया, बोले पापा 60.1। ऐसा रैप्टा मारेंगे ना पापा तुम्हारे कि साले सॉरी कि यार क्या चेंज है, ये कुछ भी नहीं है, सेम ही तो है ना। ऑन दी अदर हैंड तुम ये बोलो कि यार पापा मेरे 10th में आए थे 60 और 9th में 12th में मैं ले आया पूरे 95 मार्क्स, एकदम खुश होकर हर जगह मिठाई बांट देंगे, हाँ भाई बहुत अच्छा चेंज करा मेरे बेटे ने, है ना। सो यहाँ क्या हो रहा है, जब तुम 60 से 61% पे जा रहे हो, 60.1 पे जा रहे हो, चेंज इज़ वेरी स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज हो रहा है, ठीक है। और सेकंड केस में 60 से 95 पे जा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा चेंज है, या इसे हम एप्रिशिएबल चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब दोनों सिचुएशंस में तुम्हारे पापा का रिएक्शन अलग था, ठीक है। तो ऐसे तो नाइंसाफ़ी होगी कि दोनों चीज़ों को हम सेम चीज़ों से रिप्रेजेंट कर लें, थोड़ी इज्जत भी तो देनी पड़ेगी इस चेंज को, है ना। तो इसीलिए हमने मैथ्स में दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन बनाए। पहला हमारा क्या करता है, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कभी भी हमें स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करना होगा, स्मॉल चेंज, तो हम यूज करते हैं डी, अंदर वो चीज डालेंगे जो भी चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे मार्क्स चेंज हो रहे हैं, तो डी मार्क्स मतलब स्मॉल चेंज इन मार्क्स, ठीक है। अब दूसरा जब तुम्हारा बड़ा चेंज हुआ, है ना, बिग चेंज हुआ तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, उसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तुमने देख भी रखा होगा, डेल्टा, और अंदर क्या जो चेंज हो रहा है, मार्क्स। अब जो डी और डेल्टा है ये एज अ प्रीफिक्स है, जैसे लड़कों के सामने मिस्टर लगाते हैं, लड़कियों के सामने मिसेस लगाते हैं ना, मिस लगाते हैं, या है ना, मिसेस तो औरतों के सामने लगता है। तो स्मॉल चेंज के आगे हम डी लगाते हैं और बिग चेंज के आगे हम क्या लगाते हैं, डेल्टा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिप्रेजेंटेशन, ये आपको पता होना चाहिए। डी से हमें स्मॉल चेंज के बारे में पता चलता है, डेल्टा से हमें बिग चेंज के बारे में पता चलता है। और डेल्टा आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, स्पीड इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन टी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस अपॉन डेल्टा डी बाय डेल्टा टी बोल सकते हैं, है ना। क्लास 9th में, क्लास 10th में कहीं तो पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन में पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो बिग चेंजेस के रिप्रेजेंटेशन जो डेल्टा से होता है वो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, आपने डी नहीं पढ़ा, ठीक है। और इसी डी के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में। पहले आप इसे इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। अब देखो भाई, आगे बात आती है हमारे फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है। जनरल लाइफ में फंक्शंस क्या होते हैं, शादी का फंक्शन हो गया, बर्थडे पार्टी का फंक्शन हो गया, है ना, ऐसी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उन फंक्शंस में क्या होता है, लोग आपस में आते हैं, मिलते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमने एक फंक्शन करा लिया, अच्छी खासी निपट गई शादी, है ना, बहुत लोग आ गए। वैसे ही मैथ्स में हम फंक्शंस किसे बोलते हैं, जब हमारे पास वेरिएबल्स हो, जैसे एक्स हो, वाई हो, ठीक है, और हम इनको जब रिलेट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एक फंक्शन मिल जाता है। कैसे रिलेट कर सकते हो आप y बराबर x कर सकते हो, y बराबर एक्स स्क्वायर से रिलेट कर सकते हो, है ना, y बराबर साइन x से कर सकते हो। अरे भाई क्या भयंकर फंक्शन बना देना मैंने। अब तुम भी बोलो, कोई लोग बोलेंगे y बराबर एक्स क्यूब, मैं बोलूँगा शाबाश भाई एक्स क्यूब कर दिया तुमने, है ना। ऐसे ही तुम इन्फिनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसकी। कोई y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे करके फंक्शन बना सकता है, ठीक है। और वेरिएबल्स भी तुम एक से ज़्यादा ले सकते हो, अभी मैं सिर्फ 2 वेरिएबल्स लेके तुम्हें समझा रहा हूँ, है ना। तुम 3 भी ले सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितने भी ले सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें 2 वेरिएबल्स लेके समझा रहा हूँ। अब देखो, एक सिंपल सी इक्वेशन लूँ मैं जरा, y बराबर एक्स स्क्वायर वाली, y बराबर एक्स स्क्वायर वाली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वी पुट वैल्यूज ऑफ x, हम x की वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट y। यहाँ पे अगर हम देखें, हमने x की वैल्यू पुट करी, है ना, और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसे ऐसे कर लेते हैं, x इधर y उधर, x इधर y उधर। x हमने 0 लिखा तो हमें y 0 मिला, x1 करा y 1 मिला, x2 करा y क्या मिला, 4 मिल गया, x3 करा y क्या मिला, 9 मिल गया, और ऐसी सो ऑन हमें वैल्यूज मिलती रहेंगी। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि यार हम x की वैल्यू डाल रहे हैं और हमें y की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या है, y डिपेंड कर रहा है x में, जो भी x की वैल्यू होगी उस पे y की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड। तो यहाँ पे जो हमारा y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल,
वेरिएबल, और ये जनरली हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है। y होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जनरली लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है, बढ़िया। अब दूसरी बात क्या है, ये x क्या है, x इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। मेरा मन करेगा मैं इसे 25 डाल दूंगा, मेरा मन करेगा मैं इसे 69 डाल दूंगा, मेरा मन करेगा मैं 1000 डाल दूंगा, मेरा मन करेगा मैं इसको 3.14 डाल दूंगा, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। सो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जनरली हमारा राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। सो ये बात याद रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इंडिपेंडेंट राइट हैंड साइड में होगा। अब अगर इनके हमें नेचर चेंज करना है, यानी कि x को मुझे डिपेंडेंट बनाना है और y को मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ रूट लेना पड़ेगा। जैसे x² बराबर y है ना, तो हमें y बराबर √x करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रूट ले लिया, स्क्वायर कर लिया या कुछ भी कर लिया, वो जनरली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। सो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तो समझ में आ गया, तो तुम क्या करो, इसे फटाफट नोट कर लो और मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि ये जो 9 से 0 पे चेंज हुआ है, यहाँ पे मैं dy लिखूंगा या डेल्टा y लिखूंगा, बस मुझे इतना बता दो, स्मॉल चेंज है या लार्ज चेंज है। देखो y में चेंज हुआ है तो मैंने dy लिखा है, मैं तो बताया था, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा का ही था, चेंज कौन हो रहा है, y हो रहा है। यहाँ पे मैं डेल्टा y लिखूंगा क्योंकि चेंज हमारा काफी बड़ा है, 0 से 9 पे आ रहा है ना। dy नहीं लिख सकता क्योंकि dy हमारा स्मॉल चेंज के लिए होता है। तो आप इसे फटाफट नोट करो, मैं आपके सामने अब आगे के कॉन्सेप्ट्स लेके आता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है fx बराबर x² + 2x + 1। इसमें fx का मतलब क्या है, fx हमें ये बताता है कि जो हमारे पास आगे लिखा हुआ है, इट इज अ फंक्शन इन x, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन x, दैट डिपेंड्स ऑन x, ठीक है। x पे डिपेंड कर रहा है, यानी x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये मत सोचते ना कि x डिपेंडेंट वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा है fx। सो fx इज अवर डिपेंडेंट टर्म और x क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट टर्म्स है। हमसे क्या पूछा हुआ है, f9। अब देखो f9 का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x बराबर 9। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, x की जगह 9 लिख लेंगे। सो f ऑफ 9 कितना होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 प्लस 1। सो कितना होता है 9 का स्क्वायर, 81 प्लस 9 2 ज़ा 18 प्लस 1। ये शायद 100 के बराबर होगा, ठीक है, ये शायद इसके बराबर होगा, 100 के बराबर। कुछ लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको सिंपली यहाँ देख के पता क्या पता चल रहा होगा कि fx क्या है, x² + 2x + 1। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो f ऑफ 9 हमसे पूछा हुआ है, तो x की जगह 9 करना है, तो 9 + 1 का होल स्क्वायर, सो 10 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। ये आपको अगर नहीं समझ में आए चीज़ें तो कोई बात नहीं, इफ़ आप बायो बैकग्राउंड के हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। बट अगर तुम मैथ्स बैकग्राउंड के हो, क्योंकि मेरे को तो सब भी देख सकते हैं ना, फिजिक्स वाले बायो वाले भी देख सकते हैं, मैथ्स वाले भी देख सकते हैं, तो भाई मैथ्स वालों ये तो मैं समझ में आ जाना चाहिए था, देखते ही पता चल जाना चाहिए था ये चीज़ें, ठीक है। सो अपने मैथ्स को भी ऐसी शार्प बनाओ, फटाफट तुम देख के करते हो, ठीक है। तो इसे तुम नोट करो क्वेश्चन को, अगर तुम्हें नोट करना है तो हम आगे बात करते हैं और आगे और टॉपिक्स लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है वही वाला x² + 2x + 1, ठीक है। इसमें हम जब x की वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो x जब 0 होगा तो y क्या होगा 1, x 1 होगा y होगा 4, x 2 होगा y क्या होगा 9 और x 3 होगा तो y होगा 16। तुम कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही इजीली, है ना, वैल्यूज पुट कर करके तुम आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि हमारे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जिसे मैं ROC रॉक लिख रहा हूँ। अब इस फंक्शन का रॉक क्या होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कैसे डिफाइन करते हैं हम रेट ऑफ चेंज किसी भी फंक्शन के लिए। देखो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज कर रहा है,
जब हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक यूनिट चेंज कर रहे हैं ना, कितना डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है पर यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे? रेट ऑफ चेंज। इसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? y2 माइनस y1 ऊपर लिख दिया अपॉन x2 माइनस x1 क्या कर दिया? नीचे लिख दिया। ठीक है, ये क्या होगा? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? y होता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्या होता है? x। यहाँ पे भी हमारा fx है, हम y भी लिख सकते हैं, y बराबर fx। ठीक है, सो क्या कर दिया हमने? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या हो गया हमारे पास? रेट ऑफ चेंज हो गया। इसी को क्या मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x भी लिख सकता हूँ? डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर हमारा चेंज बहुत स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? dy बाय dx लिख सकता हूँ, और यही हमारा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। यही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। स्मॉल चेंज मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम 0.01 का चेंज मान लो, है ना। सो बहुत स्मॉल अगर चेंज होगा तो मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो कि रेट ऑफ चेंज है, उसे dy बाई dx लिख सकता हूँ। तो जनरली हमारा रेट ऑफ चेंज डेल्टा y बाई डेल्टा x और dy बाई dx यानी कि डिफरेंशिएशन सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये तो मैथ्स वालों ने बोल दिया। अब फिजिक्स वालों ने क्या बोला वो तुम्हें तब बताऊंगा, पहले तुम इसे नोट करो, इसे फटाफट नोट करो, और मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर फिजिक्स वालों ने क्या समझा इसके बारे में वो समझाऊंगा। ठीक है, फटाफट इसे नोट कर लो। अब देखो मैथ्स वालों ने हमें टूल बना के दे दिया एक डिफरेंशिएशन नाम का, रेट ऑफ चेंज उन्होंने हमें बता दिया। हम है फिजिक्स वाले, हम वहाँ से उठाएंगे, चेपेंगे एग्जैक्टली वही, और बता देंगे सारे अपने फिनोमिना एक्सप्लेन कर देंगे जो वो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, है ना। क्या तुमने क्लास 9th में स्पीड के बारे में सुना है? क्लास 9th में स्पीड के बारे में तुमने सुना है? सुना होगा। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे निकालते हैं स्पीड? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, जिसे मैं x मान रहा हूँ, चेंज इन डिस्टेंस कितना तुमने ट्रैवल करा अपॉन डेल्टा टी, तुमने कितना टाइम लिया। इसी को मैं dx बाई dt भी लिख सकता हूँ, जो कि क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। उस टाइम पे तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं पता था, रेट ऑफ चेंज क्या होता है ये नहीं पता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये नहीं पता था, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये नहीं पता था, फिर भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बहुत करते थे तुम्हें ना, है ना। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस तुम ट्रैवल कर रहे हो कितना टाइम में। अगर मैं आराम से वॉक कर रहा हूँ तो मैं कम डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो मेरी स्पीड कम होगी। और अगर मैं भाग रहा हूँ, भागा तो नहीं यार अभी भागूंगा, भागा तो क्या हुआ? मैं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा हूँ एक पर्टिकुलर टाइम में, तो मेरी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा। ऐसी फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। देखो मैंने तुम्हें यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस में बताया था कि जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो जब भी डिवीजन हो रहा होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं रेट चेंज की बात हो रही होगी। देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या इसे हम चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख सकता हूँ मैं? डेल्टा वी, चेंज इन टाइम डेल्टा टी। इसी को मैं dv बाई dt भी लिख सकता हूँ, और आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि dv बाई dt और डेल्टा v बाई डेल्टा t में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए मैं लिख सकता हूँ, अभी के लिए आई कैन राइट, मैं तुम्हें समझाने के लिए डिफरेंशिएशन रेट चीज़ लिख रहा हूँ, बट जब तुम आगे मेरे साथ काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा इन दोनों के बीच में एक छोटा सा येट बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, सो ये बेसिकली आप ऐसे करके रेट चेंज को फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम क्या करोगे आगे पढ़ोगे। जैसे तुमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, छोड़ो रहने दो, नहीं पढ़ा ना तुम्हें याद है, पढ़ा होगा पर तुम्हें याद नहीं है ना। सो ऐसे करके बेसिकली हम रेट ऑफ चेंज को फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। इसका एक छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, तुम उसे फटाफट नोट करो और यहाँ करके ये रहा क्वेश्चन।
देखो क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ अ मैन वेरीज एज x बराबर टी स्क्वायर। एक बंदा है जो चल रहा है x बराबर टी स्क्वायर से, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका डिस्टेंस आगे कुछ वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ से पहले हम उसकी डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको चल जाएगा। x बराबर टी स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, मुझे फटाफट बता दो। देखो उस साइड इंडिपेंडेंट होता है, तो t हमारा इंडिपेंडेंट है और जो हमारा x है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। अब t की वैल्यू जब 0 होगी तो x भी क्या होगा 0, क्योंकि x क्या है, x हमारा t स्क्वायर है ना, t स्क्वायर ये t की वैल्यू 1 होगी तो x क्या होगा t का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। t की वैल्यू जब 2 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। हमें कब तक की स्पीड चाहिए, 0 से लेके 2 सेकंड तक की, तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, आप बढ़ सकते हो आप अगर चाहो तो, ठीक है। अब देखो जब टाइम 0 था तो जो पोजीशन थी मेरी पार्टिकल की वो x बराबर 0 थी। अब जब 1 सेकंड हो गया t बराबर 1 सेकंड, तो मेरा बंदा कहाँ पहुँच गया x बराबर 1 पे, ठीक है। मेरा बंदा यहाँ पे पहुँच गया x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब t की वैल्यू जब 2 सेकंड हुई तो मेरा बंदा कहाँ पहुँच गया, देखो x बराबर कितने पे 4 पे, x बराबर 4 पे, है ना। अब देखो बंदे की पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। हमें वही चीज़ निकालनी है। अब देखो यहाँ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। हमें पता है रेट ऑफ चेंज क्या होता है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसे लिख लो डेल्टा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है ना, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखो यहाँ पे t2 t1 क्या है, फाइनल हमारा टाइम जो कि 2 सेकंड और इनिशियल टाइम जो कि 0 सेकंड है। तो t2 क्या है हमारे पास 2 सेकंड माइनस t1 क्या है मेरे पास, t1 क्या है बाबू मेरे पास 0 सेकंड, ठीक है। अब x2 क्या है, x2 क्या है पार्टिकल की पोजीशन एट x पर t बराबर 2 सेकंड, तो क्या है वो 4 माइनस x1 क्या है पोजीशन एट t1 पे पोजीशन क्या थी 0, तो कितना आ गया मेरा 4/2 बराबर 2 मीटर पर सेकंड। तो हमने मैथ्स का इस्तेमाल करके क्या कर लिया, स्पीड की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। हमने डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख करा। अब यही सबका इस्तेमाल करके तुम्हें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ से तुम इजीली निकाल सकते हो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा 4/टाइम की तरह, तो ठीक है। बट उसके पीछे की मैथ्स ये है ना, रेट ऑफ चेंज, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारे सामने डिफरेंशिएशन की बात नहीं करी, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, ठीक है। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स वाले 2 लेक्चर होंगे ना, ये एक तुम्हारे लिए सस्पेंस मूवी की तरह, तो मैं तुम्हें सस्पेंस पर रख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं करा। उसका मतलब तुम्हें कल पक्का पता चल जाएगा, पक्का पता चल जाएगा, ठीक है, आई गारंटी यू। फिलहाल में तो बस नोट करो, ठीक है। और अगर तुम्हें कल पता लगाना है कि इस मूवी में आगे क्या हुआ था, यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज़ क्यों नहीं करा, तो फिर बेटा तुम्हें ट्यून होना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना कल मैं वीडियो डाल दूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे दिमाग में यही घूमता रहेगा कि इसने यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज़ क्यों नहीं करा। ओके ब्रो, समझ में आ गया। चलो तो इसे तुम नोट करो, हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे फिर, कि रेट ऑफ चेंज और डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है ना। हमने मैथमेटिकल पढ़ लिया, फिजिकल पढ़ लिया, अब ग्राफिकल भी पढ़ना पड़ेगा कि ग्राफ्स क्या बोलते हैं, इनके ग्राफ्स भी बनाएंगे ना हम इक्वेशन के, ठीक है। सो फटाफट इसे नोट करो और मैं तुम्हारे सामने लेके आने वाला हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज। चलो अब देखो यहाँ सामने मैंने एक इक्वेशन ले रखी है y बराबर t², उसका ग्राफ है ये, ठीक है। अब ये मत समझने में चले जाना अभी कि ये ग्राफ का नाम क्या होता है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, कौन सा बोला है, कौन बोलता है, वो सब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लोगे, ठीक है। अब इतना ध्यान रखो, ऐसा करके ग्राफ होता है y बराबर t² का इस कोऑर्डिनेट में, ठीक है। हमें यहाँ समझना है कि ग्राफ में रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होगा। अब देखो चेंज निकालना है हमें, बदलाव निकालना है हमें किसी भी चीज़ का, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट तो होने चाहिए ना कि इसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चीज़ें कितनी चेंज हुई। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 पॉइंट ले लेंगे, एक मैंने यहाँ पे ले लिया, इस पॉइंट को मैंने बोला P1, y1, ओके, और इस पॉइंट को बोला मैंने T2, y2, ओके ब्रो, ठीक है। चलो इन 2 पॉइंट्स को मैंने जोड़ लिया कुछ ऐसे करके,
भगवान का सीधा जुड़ जाए, जुड़ गया, ओ भाई जुड़ गया। ठीक है, इनको क्या करा मैंने, जोड़ दिया। ठीक है, मैंने यहाँ से एक एक्स एक्सिस पे लाइन खींची, ठीक है, और वाई एक्सिस पे खींच दी। ठीक है, इस पॉइंट से निकलते हुए। अब देखो ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, रेट ऑफ चेंज निकालना था। ठीक है, रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ना था। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यानी डेल्टा वाई अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि यहाँ पे भी क्या है, टी, डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, इसी को हम dy बाई dt भी बोल देंगे व्हेन चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इतना ध्यान रखो, इतना अभी तक तुमने सबको पता होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, इसी को हम dy बाई dt भी बोलते हैं, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे y2 माइनस y1 चाहिए था, इसलिए मैंने ये लाइन खींची है। ठीक है, ध्यान से देखो, जो इस लाइन की लेंथ है, क्या ये y2 मतलब ये टोटल लेंथ y2 माइनस यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी y1, ये इस टोटल y2 में से जब मैंने y1 घटाया तो मुझे यहाँ पे y2 माइनस y1 मिल गया। ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटा। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से y2 जो है वो y2 यूनिट दूर है ना। ये जो पॉइंट है P2 वो y2 यूनिट दूर है x एक्सिस से। ये हमको क्या बताता है, y कोऑर्डिनेट बताता है। ठीक है, सिंपली जो ये मेरा पॉइंट है ये वाला, ठीक है, जैसे मैंने P1 बोल दिया, वो y कोऑर्डिनेट से कितना दूर है, सॉरी x एक्सिस से कितना दूर है, जितना उसका y कोऑर्डिनेट है, यानी y1। सो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, इसी को मैंने डेल्टा y बोल दिया। बढ़िया। सिमिलरली यहाँ अगर मैं x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, जितना ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टोटल x है माइनस ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन कितना है, t1, और ये टोटल कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक t2, तो t2 माइनस t1 हो जाएगा ये हमारा पोर्शन, इसी को हम बोल सकते हैं डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा t अच्छे से लिखता हूँ, डेल्टा t। ठीक है, सो हमारे पास y2 माइनस y1 और t2 माइनस t1 हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, सपोज ये एंगल थीटा है और मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन tan थीटा अगर इस ग्राफ में लगाऊं, tan थीटा लगाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये मिलेगा। ठीक है, इसी को मैं बोल सकता हूँ डेल्टा y बाई डेल्टा x, या इसी को मैं dy बाई dx भी बोल सकता हूँ, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x नी t आएगा यहाँ पे, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, t2 माइनस t1, यहाँ पे भी dt आएगा। सो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, या डेल्टा y बाई डेल्टा t, और इसी को मैं dy बाई dt भी लिख सकता हूँ अगर स्मॉल चेंज है तो। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी बातें सबको पता चल गई, बट सबने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे एक tan थीटा है, और ये tan थीटा कहीं ना कहीं m होता है। तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, m क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, m हमें रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन। सो ये dy बाई dx या y बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा t रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम है क्या, इट इज स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग P2 एंड P1। इन दो पॉइंट्स को जो हमारी लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी स्लोप क्या होगी, tan थीटा, और वही tan थीटा क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा t। सो रेट ऑफ चेंज कहीं ना कहीं हमें स्लोप ऑफ द लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है। तुम्हें शायद ये बात कम समझ में आई होगी, इसे एक और बार दोबारा देखो, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ tan थीटा लगाया है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बताना भूल गया मैं तुम्हें। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, y2 माइनस y1, तो लिख दिया y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, क्या है हमारे पास, t2 माइनस t1 है हमारा बेस। ठीक है, मैंने देखा जब y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 मुझे यहाँ पे मिल गया, बट मैंने ऊपर भी देखा था कि डेल्टा y बाई डेल्टा t या dy बाई dt के बराबर आता, तो मैंने वो ऐसे कर दिया, और ये किस सबके बराबर है, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, मैथ्स में रेट ऑफ चेंज बोलेंगे, ग्राफ में हम बोलेंगे स्लोप। ठीक है, तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, सो जो आप बोलते थे ना, कहाँ लिखूँ,
यही लिखता हूँ, ठीक है। स्पीड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहीं ना कहीं स्पीड इज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड क्या है? स्लोप है किसकी? डिस्टेंस और टाइम का ही तो हमारे पास वो हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच, टाइम का जो ग्राफ होगा उसकी जो स्लोप होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगी? स्पीड होगी। ये बात सिर्फ थोड़ा सा अभी तुम समझ लो, थोड़ा सा याद रख लो इसे। इसके बारे में डिटेल में कसम से तुम्हें बताऊंगा। काइनेमैटिक्स में डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो इसे तुम फटाफट नोट करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ स्लोप और ये जो टैन थीटा है इसके बारे में थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स वाली बात है, क्योंकि आज का चैप्टर है ही बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन होता क्या है? बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन होता है टैन ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया? नहीं आया? देखो ये हमारे पास लाइन है कुछ एल, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली, ठीक है, पॉजिटिव एक्स, ठीक है। इसके बीच का एंगल क्या है? ये है, बट हमें किधर मेजर करना है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये क्लॉकवाइज होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें इस डायरेक्शन में मेजर करना है। ऐसे मेजर कर लिया। अब ये जो थीटा आया उसको टैन के अंदर लिख लो, वही हमारा क्या हो जाएगा? क्या होगा? स्लोप होगा। इस केस में देखो, इस केस में कुछ लोग ऐसे मेजर कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, कि यार एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता, नहीं मेजर कर लिया और वो थीटा ये ले लेंगे, पर बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना है भाई? पॉजिटिव एक्स के साथ करना है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। हमें एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एक्स के साथ मेजर करना है, और ये हमारे पास यहाँ पे थीटा होगा। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? टैन थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा अक्यूट है, यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज है। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। देखो इसमें जब मैं चढ़ रहा हूँ तो मुझे से ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, और इसमें जब मैं चढ़ रहा हूँ तो मुझे नीचे जाना पड़ रहा है। तो स्लोप के साइन में डिफरेंस तो आएगा। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव किसको पता? हमको पता। कैसे पता? ऐसे पता। देखो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, बिल्कुल ग्राफ के ये 4 टुकड़े समझ लो, है ना, वही होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास 0 डिग्री या 0 रेडियन से लेके 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन तक, ठीक है। तो 0 से 90 या पाई बाय 2 तक हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। सबकी क्या आती है? वैल्यू पॉजिटिव। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, 90 से लेके 180 या पाई तक हमारे पास यहाँ पे साइन और कोसेक की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। बाकी टैन, कॉट, सेक, कॉस क्या होते हैं? नेगेटिव, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक हमारे पास रहेंगे पॉजिटिव। फिर आ जाओ हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? हमारे पास टैन और कॉट पॉजिटिव रह रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? 180 से 270 डिग्री, या फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पाई से 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2 रेडियन तक होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास टैन और कॉट पॉजिटिव है, ठीक है। और 270 से 360 डिग्री या 3 पाई बाय 2 रेडियन से 2 पाई रेडियन तक हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। सिर्फ कॉस और सेक। अब इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ देखो जो हमारा थीटा है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, यानी अक्यूट है। अक्यूट है तो क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो टैन थीटा मतलब पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या है? स्लोप पॉजिटिव होगी। तो ये पहली केस हो गया स्लोप का, जहाँ स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। इस केस में देखो, इस केस में हम कुछ लोग एंगल ऐसे मेजर कर लेंगे, ये बोल देंगे कि ये थीटा अक्यूट है, लेस देन कितना है? लेस देन 90 डिग्री है ना। बट ऐसा नहीं होगा, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्सिस हम मेजर करते हैं। यहाँ देखो जो थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, इसका मतलब ऑब्ट्यूज है। अब ये 90 डिग्री से ज़्यादा तो है लेकिन 180 से कम है, ठीक है। तो ये कहाँ लाई कर रहा है? 90 से ज़्यादा यानी इधर, और 180 से कम यानी इधर। तो इस बीच में क्या कर रहा है? वो लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो टैन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यही हमारी स्लोप होती है, तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसे आप इतना नोट करो
ठीक है। इसके बाद और दो केसेस होते हैं स्लोप के, एक जीरो स्लोप और इनफाइनाइट स्लोप, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हमें चैप्टर रैप कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट करो, ठीक है। बाय बाय। अब देखो जो हमारे पास ये वाला है, इट इज केस ऑफ जीरो स्लोप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास tan थीटा जो कि m होता है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि जो ये लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री या 0 रेडियन, ठीक है। सो tan 0 क्या होगा हमारे पास, 0 ही होता है tan 0। ये भी नहीं पता तो भाई याद कर लो, साइन कॉस tan इनकी वैल्यूज बेसिक एंगल्स पे जैसे कि 30, 45, 60, 90, 0 इन पे याद रहनी चाहिए तो, ठीक है। अब दूसरा केस ये है जब हमारे पास जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, इसमें स्लोप होगी हमारे पास इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि tan 90 क्या होता है हमारे पास, इनफाइनाइट, 8 लिख दिया है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। tan 90 हमारे पास इनफाइनाइट होता है और tan थीटा ही हमारे पास स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इनफाइनाइट स्लोप होती है, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास एक सवाल है, तुम्हें सॉल्व करना है, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ये सवाल मैं चाहता हूँ तुम फटाफट सॉल्व कर दो, ठीक है। तुम कर सकते हो, आई हैव फेथ इन यू, हर बच्चे पे फेथ है, चाहे किसी के कितने भी मार्क्स आए हो 10th में, ठीक है। चलो अभी भी पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन अपने बच्चों को, उनमें भी मुझे विश्वास रहता है भाई कि मैं समझा रहा हूँ उन्हें, उसके बाद वो कर लेंगे। चलो तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक पोजीशन टाइम ग्राफ दो पार्टिकल्स का P1 एंड P2। हमसे पूछा है विच हैज़ मोर स्पीड, किस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा है। देखो पहली बात तो स्पीड क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होती है। इसको मैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिख सकता हूँ। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और कहीं ना कहीं यही स्लोप होता है, यही डिफरेंशिएशन होता है ना। अभी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जिसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा, और जिसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा इसका मतलब क्या, उसकी स्लोप भी तो ज़्यादा है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये मेरा पार्टिकल 1 है, इसका कुछ एंगल थीटा 1 मान लो, और पार्टिकल 2 का कुछ मान लो थीटा 2, ठीक है। पार्टिकल 2 का क्या मान लो, थीटा 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी स्लोप कंपेयर करेंगे, ठीक है। P1 की क्या है, tan थीटा 1, P2 की क्या है, tan थीटा 2। हमें पता है जो tan फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ता रहेगा tan की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। यहाँ पे दोनों एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, हाँ है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं, 0 से 90 के बीच में है तो ओके, वेरी गुड, ठीक है। कौन सा एंगल ज़्यादा है, कौन सा एंगल ज़्यादा है, P2 का ज़्यादा है, यानी P2 की स्लोप भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास जो स्लोप होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। मतलब स्लोप क्या होती है, tan थीटा, और tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारी स्लोप भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये एंगल कुछ कम है, ये एंगल ज़्यादा है, तो जिसका एंगल ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा, उसकी स्पीड ज़्यादा, तो P2 की स्पीड ज़्यादा। ओके, सो आई होप तुम्हें आज की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है और तुम्हें जो मैंने तुम्हारे बीच में तो कुछ बीज बोए हैं क्यूरोसिटी के, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम कल तुम्हारे लिए दोबारा लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। अभी छुट्टी पड़ने वाली होंगी, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही होंगी स्कूल में, अब स्टार्ट एग्जाम हो रहे हो, खत्म हो गए होंगे तुम्हारे, है ना। तो एक्स्ट्रा क्लास के वाले टाइम को तुम्हें यूटिलाइज करना है, अच्छे से अपना पूरा सिलेबस निपटाना है, ठीक है। और पढ़ाई करते रहनी है, जेईई नीट जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, क्योंकि मुझे पता है 11th 12th में जो स्कूल एग्जाम वाले बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, वो पेपर के पहले आके वीडियो देखते हैं बस, ठीक है। सो अगर तुम जेईई और नीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो खुद से, या CUT के लिए कर रहे हो, ND के लिए कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो सिंसियरली करते रहो, 100% हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।